बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरह मेडिकल स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट ऑफ MBBS, BDS एंड आल्सो द अदर स्टूडेंट्स who appear in the viva for physiology, that means student of physiotherapy फार्म डी, कि वो फिजियोलॉजी का वाइवा किस तरह दें अच्छे तरीके से और अच्छे मार्क्स लें। तो उसमें हम आपको बताएंगे स्टूडेंट की डेफिशिएंसीज क्या होती हैं, किस वजह से उनको वाइवा के मार्क्स कम मिलते हैं। अब एनुअल एग्ज़ाम हो, आपका कोई टेस्ट हो, आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के दो पार्ट होते हैं। एक तो आप रिटन पेपर देते हैं बेस्ट चॉइस क्वेश्चन या शार्ट ऐसे, उसके बाद आप अपीयर होते हैं ओस्पी एग्ज़ाम के अंदर हो या ग्रैंड वाइवा के अंदर हो। डायरेक्टली यू हैव टू फेस एग्जामिनर, आप एग्जामिनर को अपने सब्जेक्ट का वाइवा देते हैं। तो उसमें आप अच्छा कैसे परफॉर्म करें, आज की वीडियो का मकसद ये है। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वाइवा हो, BCQ हो, परफॉर्मेंस के लिए पहले तो आपका वो अच्छी तरह से पढ़ा हुआ हो, ठीक है, उसको आपने अच्छे तरीके से स्टडी किया हो। अब उसके बाद वाइवा में ख़ास कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे आप वाइवा में नॉर्मल पढ़ के भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा होता है लेकिन वाइवा में मार्क्स कम आते हैं। मेजॉरिटी आप स्टूडेंट को देख लें, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कई मरतबा रिवाइज कर लेते हैं चीज़ को, लेकिन जब वाइवा में एग्जामिनर को फेस करते हैं उनका रिज़ल्ट जो आता है वाइवा के मार्क्स कम होते हैं। उसकी कुछ वजह, बुनियादी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वाइवा के लिए आपने सेलेक्टेड कुछ चीज़ों को अच्छे तरह पढ़ना है बजाय के कुछ चीज़ों को, जबकि थ्योरी के लिए आपको सारा पढ़ना पड़ता है। वाइवा के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जिस पर आपने कंसंट्रेट करना है, वो किसी भी टॉपिक के पहले तो डेफिनेशंस हैं, उनकी बड़ी बड़ी चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें। हम सपोज करते हैं आपने किसी, चलें ब्लड यूनिट का वाइवा देना है, तो ब्लड के अंदर जो है बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे कि ब्लड क्या है, ब्लड की डेफिनेशन आनी चाहिए, रेड ब्लड सेल को आप डिफ़ाइन कर सकें, एनीमिया को आप डिफ़ाइन कर सकें, पॉलीसाइथीमिया जो टॉपिक है उसका वर्ड पॉलीसाइथीमिया क्या है उसको आप डिफ़ाइन कर सको, ल्यूकीमिया आप डिफ़ाइन कर सको, आयरन डेफिशिएंसी आप डिफ़ाइन कर सको। यानी जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, मेन हेडिंग्स हैं, उनकी डेफिनेशन आपको याद आनी चाहिए। पहले तो आप डेफिनेशन याद करें, बजाय कि आप जो है वो डेफिनेशन पर टाइम कम दिया हो, काजिस पर टाइम ज़्यादा दिया हो। एग्ज़ाम में एग्जामिनर सबसे पहले ही बड़ी चीज़ से स्टार्ट करता है मोस्टली, ठीक है। तो वाइवा में पहले तो डेफिनेशन, अब मोटी मोटी चीज़ें। इसी तरह हर यूनिट को आप ले लें, सपोज करते हैं रेस्पिरेशन की अगर बात आए तो रेस्पिरेशन में पहले तो ये पता हो रेस्पिरेशन है क्या, आप अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकें रेस्पिरेशन को। उसके बाद क्या है, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, आप सरफेक्टेंट को डिफ़ाइन कर सकते हो। अगर नर्वस सिस्टम का वाइवा दे रहे हो, व्हाट इज़ न्यूरॉन, न्यूरॉन को आप डिफ़ाइन कर सको, ट्रैक को आप डिफ़ाइन कर सको, न्यूरोग्लियल सेल्स को आप डिफ़ाइन कर सको। तो एग्जांपल दे रहे हैं, मकसद ये है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बड़ी, उसकी डेफिनेशन आप अच्छी तरह स्टूडेंट टीचर को बता दें। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाज़ औक़ात क्या होता है, हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते हैं कंटिन्यू पढ़ते हैं, डेफिनेशन भी याद करते हैं, लेकिन जब हम एग्जामिनर के सामने जाते हैं, वहाँ जब वही चीज़ हमसे पूछता है हम रिप्लाई नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। उसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हम एग्जामिनर को वो चीज़ पहली दफ़ा बता रहे होते हैं। इस बात को आप समझें। अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि एनीमिया को डिफ़ाइन करो, अब आपने अच्छी तरह याद किया लेकिन एग्जामिनर के सामने आप हेजिटेट हो रहे हो, वही चीज़ सही तरह से नहीं बता रहे हो, ख़ुद भी सेटिस्फाई नहीं हो, तो टीचर तो सेटिस्फाई नहीं होगा एग्जैक्टली जब आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो। उसका सबसे सिंपल हल ये है कि आप ग्रुप्स के अंदर फॉर वाइवा प्रिपरेशन डिस्कशन करें। 2 स्टूडेंट का ग्रुप इनफ है कि आपकी कलीगो, आप आपस में डिसाइड करें ये यूनिट हमने पढ़ा है, अब इसका वाइवा एक स्टूडेंट दूसरी से ले, वो उससे पूछे एग्ज़ाम से पहले कि डिफ़ाइन एनीमिया, वो उसको बताए
थोड़ी सी मुश्किल से बताएगी पहली दफ़ा, फिर वो आपका वाइवा ले उस स्टूडेंट का, वो बताए, उनको रिप्लाई करे, एनीमिया, कोई इस तरह और सारे जो भी टॉपिक हैं XYZ आप, तो एक दफ़ा आप वाइवा लो उस यूनिट का, उसमें एक किसी भी चैप्टर में 20 से ज़्यादा डेफिनेशन नहीं होगी, वो 20 डेफिनेशन आप अपनी कलीग से पूछो, फिर सेम वो आपकी कलीग 20 डेफिनेशन आपसे पूछे एक बार, उसके बाद देखें क्या डेफिशिएंसी, उसको फिर याद करें, फिर दोबारा आप पूछें उनसे, दोबारा वो बेहतर रिप्लाई करेंगी, तीसरे दफ़ा आप पूछेंगे, वो फर वो डेफिनेशन आपको बताएगी, आप उनको बताएंगे। ये इस डिस्कशन का फ़ायदा होगा कि अब ये जो 3 दफ़ा आपने वाइवा दिया उसका, 2 दफ़ा आपने वाइवा दिया अपनी कलीग को, उसी टॉपिक से अगर एग्ज़ाम के अंदर आपका एग्जामिनर पूछता है तो आप बेहतर तरीके से बताओगे, कॉन्फिडेंस से बताओगे, हाँ एनीमिया की डेफिनेशन तो मुझे रटी हुई है, बिल्कुल आप बता दोगे। तो पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू डिस्कस दैट थिंग। अब अगर एक स्टूडेंट है वो कहती है सर मैं हमारा किसी के साथ लिंक नहीं है, कोई कलीग नहीं है जिसके साथ स्टडी करें, तो इवन ऑनलाइन आप जो है डिस्कस कर सकते हैं अपनी कलीग के साथ, कोई ना कोई फ्रेंड है उससे ऑनलाइन आप जूम के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू वाइवा ले सकते हैं। अगर इस तरह भी पॉसिबल नहीं है तो खुद अपना वाइवा ये ज़बान से चीज़ें रिकॉल करें, जो पढ़ रहे हो शॉर्ट बुक से पढ़ें डेफिनेशन, खुद उसको दोहराएं लाउडली दोहराएंगे, वो समझ लें आपको याद हो जाएगा। एनीमिया को लाउडली दोहराएं, फिर पॉलीसाइथीमिया को लाउडली कहें कि इंक्रीज नंबर ऑफ RBC इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथीमिया, फिर बोलें इंक्रीज नंबर, ताकि वो ज़बान पे वो चीज़ आ जाए। जब सपोज करें आप खुद नहीं बता सकते तो एग्जामिनर के सामने तो आपको मुश्किल हो जाएगी बताना। तो एम ऑफ टुडे वीडियो इज डिस्कस दिस थिंग, रिलेवेंट थिंग इन द वाइवा टू गेट गुड मार्क्स। द more number of time you will discuss, the more you will get marks। एक पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट ये कि ये तो जस्ट है कि थोड़ा बहुत आपने बताया टू गेट पासिंग मार्क्स। अब एक स्टूडेंट है वो कह रही है कि सर हम चाहते हैं कि डिस्टिंक्शन लें, पोजीशन लें और अच्छे मार्क्स लें, उनको क्या करना पड़ेगा? डिस्कस उनको भी करना पड़ेगा। डिस्कशन के साथ साथ फिर उनको बड़ी बड़ी चीज़ों के अलावा एक चैप्टर में अगर 15 डेफिनेशन है वो तो बिल्कुल रटेंगे, वो बताएंगे। उसके बाद मैकेनिज़्म को उनको देखना पड़ेगा, उनको एक एक चीज़ चैप्टर की याद होगी तब ये अच्छे मार्क्स लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर एक छोटी चीज़ से स्टार्ट करके फिर आपसे आगे पूछता है। सपोज एग्जामिनर ने पूछा पॉलीसाइथीमिया क्या है, आपने बताया, फिर एग्जामिनर पूछेगा कि पॉलीसाइथीमिया की कितनी टाइप्स होती हैं, या आपसे कॉन्सेप्ट से पूछ सकता है कि एक बंदा हाई एल्टीट्यूड पे गया, वहाँ 3 महीने रहा, उसके बाद उसके रेड ब्लड सेल का काउंट बढ़ गया, ये क्या है? फिर अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ा होगा समझ के, फिर आप बताएंगे सर उनकी RBC की काउंट बढ़ गई, इसको हम कहेंगे पॉलीसाइथीमिया। ये हाई एल्टीट्यूड पे जो पॉलीसाइथीमिया ये नॉर्मली हो रहा है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, दिस इज़ फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए फिर एक एक चीज़ का मैकेनिज्म, फिर वो अगर पूछे क्यों हो रहा है, आप बताएंगे हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रही है, हाइपोक्सिया की वजह से किडनी से इरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा निकल रहा है तो बोन मैरो को ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है, इस वजह से RBC काउंट बढ़ रही है। अब ये जो पूरा आपने बताया ये था मैकेनिज़्म, किस तरह हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब ये मैकेनिज़्म आपको याद होंगे तो फिर एग्जामिनर अगर इनसे भी पूछेगा आप और बेहतर रिप्लाई करोगे, तो आपको और ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मैकेनिज़्म एक और पॉइंट याद करें कि अगर इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग और नॉट आवर लैंग्वेज, अक्सर स्टूडेंट की मेडिकल साइंसेज में इंग्लिश वीक होती है, तो अगर आप डेफिनेशन कोशिश करें कि इंग्लिश में 3-4 बार दोहरा लें, आपको याद हो जाएगी। मैकेनिज़्म अगर आप समझते हैं कि इंग्लिश में बताएंगे तो हम फंस जाएंगे, तो नो प्रॉब्लम, आप अपनी लैंग्वेज में भी अपने टीचर को बता सकते हो। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम टीचर इस बात को एक्सक्यूज़ नहीं करेगा कि आप क्यों ये उर्दू में बता रहे हैं, क्यों ये सिंधी में बता रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह आपके लिए। तो मैसेज इज़ दैट डिस्कस दीज थिंग्स, रिपीट दीज थिंग्स विद वन अनदर, इनको डेफिनेशन को खास कर फॉर वाइवा, एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड रिमेंबर डिफरेंट मैकेनिज़्म टू गेट गुड मार्क्स एंड गेट डिस्टिंक्शन। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो के बाद आप वाइवा के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो।